प्रिपरेशन ऑफ IIT JEM एग्जाम। एंड ये हमारे लिए CSI और नेट के लिए और गेट के लिए भी यूजफुल रहेगा, क्योंकि हम जो टॉपिक आज सेलेक्ट करने वाले हैं, जहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, वो बहुत ही हॉट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली क्या होता है, किस सीक्वेंस में हमको चलना है, सारी चीजें हम उसी हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में को हम बेसिकली दो पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास में, उसको हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और सेकंड जो है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो क्या से डिफरेंस है दोनों के बीच में। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो डिपेंड बात करते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। सेमीकंडक्टर डिवाइस के ही एप्लीकेशन पार्ट यानी डायोड पढ़ते हैं, क्लिपर क्लैम्पर हो गया, जीनर डायोड हो गया, वो सारी चीजें हमको किसमें पढ़नी है, एनालॉग में पढ़नी है। ठीक है, साथ ही इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो अपना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको भी स्टार्टिंग में ले रहे हैं। ठीक है, और उस तरफ अगर देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम किस हिसाब से चेंज होते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। साथ ही अपने पास में जो लॉजिक गेट आता है, ठीक है, मेन जो टॉपिक है अपना वो लॉजिक गेट होता है। लॉजिक गेट किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके आउटपुट्स क्या होते हैं, उसके बाद में उनके जो हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, बाइनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा लॉजिक गेट का पार्ट है। हम शुरुआत करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। ठीक है, अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहे आप गेट का एग्जाम ले लो, चाहे नेट का ले लो, चाहे IIT JEM का ले लो, वहां पर एक नया क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब BSc वाले बच्चों की बात करें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने शायद इसका नाम नहीं सुना हो या इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे वो लेके आएंगे। ठीक है, तो हम इसको किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम करने वाले, जो चीज समझने वाले हैं वो किस काम में आ रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये, उसके बारे में कि किस तरह का बना हुआ है, उसका डायग्राम कैसा होता है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में करेंगे। उसके बाद में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसको हम शॉर्ट में ओपेम्प बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में ओपेम्प लिखा जाता है। तो अब से ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं बोल करके मैं ओपेम्प बोलूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ओपेम्प की, उसके बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज का जो डिस्कशन होगा, एक तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में होगा, उसके बाद में जब हम इसके कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टीज का डिस्कशन वापस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमको स्टार्टिंग में हल्का फुल्का जानना जरूरी है, और लास्ट में क्या करेंगे, कई बार उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, एग्जाम में, तो उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज में आ गया। प्रॉपर्टीज के बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, जिसको अपन बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, कब अप्लाई होता है, कब हमको अप्लाई करना है, और ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो हो वो आसान हो जाए। ठीक है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, और 90% प्रॉब्लम जो होगी वो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहाँ काम आता है, ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट होती है, एप्लीकेशन पार्ट में क्या क्या आने वाला है आपके पास में। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ तो एप्लीकेशन पार्ट में जैसे इसको अपन इंटीग्रेटर की तरह काम में लेंगे, है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटर की तरह काम में लेंगे। दूसरा हमारे पास में डिफरेंशिएटर हो सकता है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, तो उन सब के सर्किट डायग्राम किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है ना, हम खुद फ्रेम कर पाएंगे कि हाँ यार ये डिफरेंशिएटर है, हाँ यार इंटीग्रेशन, हम तो खुद बना पाएंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है, ओपेम्प का, तो हम खुद ब खुद ये चीजें फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन खत्म होने के बाद में प्रॉपर्टीज, एंड प्रॉपर्टीज के बाद में हम क्या करेंगे, वापस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस के आप देख सकते हो, IIT JEM के हो सकते हैं, उसके बाद में गेट के होंगे, CSI और नेट के होंगे, तो पूरा लेवल जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। प्लस उसके बाद में आपके जो असाइनमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, तो असाइनमेंट्स आप सोल्व करना। उसके बाद में जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा
तो हम क्या करेंगे, उस असाइनमेंट शीट को भी क्या करेंगे, पूरी तरह से सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है, पूरा एक प्रोसीजर है। इस तरह से हमको क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर चलना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे वो इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में देखो हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकता है नाम नहीं सुना हो, तो है क्या चीज, सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखेंगे। तो देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, हमको अभी तक सिर्फ इतना बता, देखो एम्पलीफायर हमारा नाम सुना है और ऑपरेशनल भी हमारा नाम सुना है, तो क्या इसके नाम में ही इसकी प्रोसीजर या इसका जो डेफिनेशन है वो लिखी छुपी हुई है। देखो एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर हमारा नाम भी सुना है ना, एक गाना भी होता है एम्पलीफायर से रिलेटेड। तो एम्पलीफायर क्या होता है कि किसी भी सिग्नल को, है ना, आप इनपुट में वो सिग्नल देते हो, एक ऐसा डिवाइस जो आपके सिग्नल को क्या कर दे, एम्पलीफाई कर दे। एम्पलीफाई करने का मतलब, जैसे आपका एक सिस्टम एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आपका माइक है, ठीक है, ये आपका माइक है या माइक्रोफोन जिसको अपन बोलते हैं। तो माइक्रोफोन में हमने इनपुट दिया किस फॉर्म में, जैसे मान लो मैंने कुछ बोला, ठीक है, तो वो एक सिग्नल हो गया माइक के लिए। अगर मैं इसको जोड़ता हूं एम्पलीफायर से, किसी भी एम्पलीफायर से, तो एम्पलीफायर क्या करके देगा आपको, सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा। इसका मतलब आपको वही आवाज, जैसे मैंने माइक में हेलो बोला, तो वही आवाज आपको क्या होकर देगी, एम्पलीफाई होकर देगी, और वो किस में सुनाई देगा आपको, स्पीकर में सुनाई देगा। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम से शो करूं तो सिंपल सा डायग्राम ये है कि जैसे मान लो ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो इसमें जाने के बाद में आपका इनपुट सिग्नल जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये होगा। इसकी मेन मोस्ट जो बात ये है कि आपका सिग्नल चेंज नहीं हुआ। देखो अगर सिग्नल की अगर बात करोगे तो सिग्नल वही है, ठीक है, लेकिन जस्ट वो क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं एम्पलीफायर। तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, तो जो पहला डिवाइस हमारे मन में आता है वो ये है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, हमारा नाम भी सुना है, और ट्रांजिस्टर का एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जहां हम क्या करेंगे, उसको एक एम्पलीफायर की तरह काम करेंगे। ट्रांजिस्टर से अपने पास में FET आते हैं, है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एक तो आपके पास में MOSFET होता है और एक आपके पास में JFET होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, और ये सारी चीज। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली देखो ये जो तीन होंगे, है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ AC सिग्नल को क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, जबकि अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कर पाएगा, AC और DC दोनों के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अभी तक हमको ये समझ में आया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और ये एम्पलीफायर की एक छोटी सी कहानी। उसके बाद में एक चीज और इसमें समझने लायक कि अगर मैं V आउटपुट लिखूं, यानी एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो देखो सिग्नल चेंज नहीं होगा, उसको जिस क्या कर देगा, वो कुछ मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखूं AB इनपुट, यानी आपका V इनपुट सेम है लेकिन उससे क्या हो गया, ये किसी भी एक प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो गया, यानी उतने गुना हो गया उसका। तो ये जो चीज है इसको अपन बोलते हैं गेन। ठीक है, तो ये गेन अपने एम्पलीफायर में काम आएगा। तो ये पूरी एक सिंपल हम एम्पलीफायर को क्या समझते हैं, इसकी एक छोटी सी समरी है, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये तो जस्ट किसकी बात हुई है, एम्पलीफायर की बात हुई है ना, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ रखा है जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल। अब ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है जो मेडिकल लाइन में होता है, ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब आपका एक ऐसा डिवाइस है जो एम्पलीफाई करता है ना, लेकिन कुछ सर्टेन ऑपरेशन भी वो परफॉर्म करता है, जो क्या क्या हो सकती है, जैसे मैथमेटिकली हम देते हैं एडिशन हो गया एक तो, ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद में आपका इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद में आपका डिफरेंशिएशन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो ये सारे जो है ये ऑपरेशन क्या कर सकता है, ये ओपन परफॉर्म कर सकता है। वही चीज देखो हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, जो इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, है ना, ये सारी चीजें किस कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या क्या चीजें लगाएंगे तो हमारे पास में इसकी तरह वर्क करेगा, वो आप खुद सीख जाओगे, है ना, खुद आप फ्रेम कर पाओगे इस चीज की चीजें। तो ये आपका क्या है, एक बेसिक सी फॉर्मेट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि एक DC कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर होता है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये एक हाई गेन एम्पलीफायर, हाई गेन का मतलब इसका गेन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो DC कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है
दैट कैन परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन से? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारी चीजें क्या कर सकता है, वो क्या परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन, अब आराम से इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि इस तरह का सर्किट जो होता है, इसका सर्किट दिखता कैसा है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हमको क्या क्या करना है, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि इसकी फंक्शनिंग जो होगी वो भी अपन को थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। देखो क्या चीज़ है, इसको सिंपली हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। हमने क्या करा, एक इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये इस तरह को, इसमें दो टर्मिनल लेने, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका हो सकता है एक इनपुट हो, इसको मैंने नाम दे दिया V1, तो एक नेगेटिव पर हो तो V2 नाम इसको अपन दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पावर सप्लाई जुड़ी हुई रहती है, इसको अपन प्लस VCC बोलते हैं, और ये माइनस VCC, ये पावर सप्लाई है। ठीक है, और ये आपका क्या है, आउटपुट। तो सिंपली अगर आपको सिर्फ सिंपल डायग्राम इसका देखना है तो ये इस तरह का कुछ दिखता होगा। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है ना, ये तो आपके इनपुट्स हो गए, और ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और ये जो चीज़ है इसको अपन बोलते हैं पावर सप्लाई, जो आप देते हो, ठीक है, इस चीज़ को रन कराने के लिए, तो पावर सप्लाई है। अब पावर सप्लाई एक प्लस VCC और एक माइनस VCC है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे मान लो 15 वोल्ट हो तो नीचे भी यहाँ पर -15 वोल्ट आए। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज जो होनी वो सेम होनी चाहिए, ये डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, हालांकि अधिकतर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये सेम दी हुई होगी। अब देखो ये पावर सप्लाईज है, ये आपके टर्मिनल्स है, वो आपका आउटपुट है। इस टर्मिनल का एक नाम दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, और ये जो इनपुट है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब इनका नाम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ही क्यों रखा, है ना, इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी रख सकते थे, पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते, है ना, लेकिन इसको नाम ये और ये ही क्यों रखा है वो भी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा, है ना, हमने ओपन बना दिया, ओपन, ये एक पर्टिकुलर जो मैंने डायग्राम बनाया है ये क्या करके देगा, देखो ये 2 इनपुट है तो ये इन दोनों को डिफरेंस करके एम्पलीफाई करके देगा। देखो अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो इसका आउटपुट V आउटपुट लिखा जाएगा AOL V प्लस माइनस V माइनस, ये तो होगा डिफरेंस, यानी ये जो 2 टर्मिनल पे मैंने इनपुट लगाए हैं, है ना, उन दोनों का डिफरेंस। और ये आपका A जो होता है वो क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने A के साथ में नीचे OL भी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ओपन लूप है। ओपन लूप का मतलब ये है कि अभी मैंने यहाँ से कोई भी फीडबैक नहीं दिया है यहाँ, ठीक है, तो जब यहाँ से कोई भी फीडबैक नहीं होगा तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन लूप कहलाएगा। तो ये इसका गेन जो हो गया वो ओपन लूप हो गया, और ये इसका डिफरेंस हो गया। मैंने V प्लस और V माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं, अभी मैंने यहाँ V1 लिखा है, कोई सवाल में यहाँ V2 V1 होगा, है ना, तो उससे हमको परेशान नहीं होना, हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पे जो टर्मिनल होगा यानी V1 और यहाँ पर माइनस नेगेटिव वाला है, ठीक है, चाहे V1 V2 हो, V1 V2 कुछ भी हो यहाँ पर, है ना, यहाँ V2 V1 हो तो हम V2 माइनस V1 कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया आपके पास में, ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंपली एक फॉर्मूला बन गया। तो ए जहाँ पर क्या कहलाता है, AOL, AOL हो गया अपने पास में ओपन लूप गेन, ठीक है, ओपन लूप गेन कहते हैं इसको। अब बात आती है कि इन पे बात कर लेते हैं कि इसको अपन ने इन्वर्टिंग और इसको नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोला है। देखो इस टर्मिनल को इन्वर्टिंग क्यों बोला है वो देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपका ओपेन है ये, ठीक है, इसको प्लस लिख दिया, इसको मैंने माइनस लिख दिया, और ये आपके इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, पावर सप्लाई भी इसमें लग रखी है। अगर मैं देखो क्या करूं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट देता हूं, है ना, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया, जबकि इसको मैं क्या करूं, ग्राउंड रखूं। इस नेगेटिव वाले टर्मिनल पर मैंने इनपुट दिया है और दूसरे को मैंने ग्राउंड किया है, तो उस केस में जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, V आउटपुट लिखूंगा मैं, और V आउटपुट क्या होगा, A ओपन लूप गेन, और ये वाला इनपुट यानी V प्लस में तो क्या है, 0 ग्राउंड है ये, तो माइनस V इनपुट, तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा V आउटपुट बराबर AOL और माइनस में V इनपुट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका सिग्नल ये है,
तो आपका आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई तो होगा, लेकिन माइनस का साइन भी आएगा। और माइनस का साइन का मतलब क्या है कि ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यू सिग्नल होगा। तो आपका जो सिग्नल है उसमें कितना 180 डिग्री का क्या आएगा, फेज शिफ्ट आएगा। 180 डिग्री का इसमें क्या आएगा, फेज शिफ्ट आएगा। इसका मतलब आपका जो सिग्नल था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जब भी आप इनपुट लगाओगे इस टर्मिनल पर नेगेटिव पर, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। इसलिए इस टर्मिनल को हमने नाम ही क्या दे दिया, इन्वर्टेड टर्मिनल दे दिया। सेम इसके बात करोगे तो इस केस में तो आप कर ही सकते हो कि यहाँ पर भी आउटपुट AOL, अब की बार भी इनपुट यहाँ रहेगा, यहाँ 0 रहेगा तो पॉजिटिव के साथ में आएगा। और पॉजिटिव के साथ आने का मतलब क्या है कि जैसा आपका इनपुट उसी फेज में आपका आउटपुट। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो दोनों टर्मिनल हमको समझ में आ गए कि इसको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्यों बोला है। ये पावर सप्लाई हमको समझ में आ गई कि आपको आउटपुट समझ में आ गया। तो वी आउटपुट कैसे लिखा जाता है, ए ओपन लूप गेन V1 माइनस V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें और डिस्कशन करते हैं कि देखो क्या क्या चीजें हो रही है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको अगर मैं सिर्फ VD लिख दूं, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, तो V आउटपुट बराबर A ओपन लूप गेन इनटू VD लिखूं। तो और अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो देखो किस तरह की इक्वेशन मेरे को दिख रही है। ये दिख रही है मुझे y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन। ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहां पर y एक्सिस पर, x एक्सिस पर m जो है वो स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट होता है। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो देखो कैसा बनता है। ये बनेगा इस y एक्सिस पर एक x एक्सिस लेनी है, ठीक है, और y एक्सिस पर आपके पास में कौन है, v आउटपुट है, और x एक्सिस पर आपके पास में क्या है, vd है, यानी v डिफरेंस है उनके बीच का वो। तो c तो है नहीं, इंटरसेप्ट तो 0 है, इसका मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, है ना। और ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप आएगा यूं और ये यूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, मैं स्लोप यूं निकालते हैं, तो ये स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा इसका ओपन लूप गेन के बराबर, है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ, देखो रियलिटी में समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। हमको कोई भी एक, जैसे मान लो मैंने दो वोल्टेज लिए, उनके बीच का डिफरेंस मान लो, अगर मैं मान के चलता हूँ कि VD जो है उनके बीच का डिफरेंस अगर 1 माइक्रोवोल्ट है, ठीक है। अगर मैं माइक्रोवोल्ट लेता हूँ तो देखो ओपन लूप गेन की जो वैल्यू हमको मिली है, उस ओपन लूप में की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6। और आइडियल अगर ओपेम्प लेते हो तो उसके लिए ये होती है इनफाइनाइट, यानी आपका गेन बहुत ज़्यादा आता है। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि डीसी कपल्ड हाई गेन, आपके पास में हाई गेन क्या है, एम्पलीफायर है। इसका मतलब उसका गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आइडियल अगर लेते हो तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल भी लेता हूँ, प्रैक्टिकल डायोड इसके ओपेम के लिए भी क्या आएगा, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6। इसका मतलब अगर 1 माइक्रोवोल्ट का भी डिफरेंस अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा आउटपुट जो है वी आउटपुट वो कितना आना चाहिए। माइक्रोफेरेड को क्या लिखोगे, ओपन लूप गेन लिखते हैं पहले इसी फॉर्मूले से। तो ओपन लूप गेन मान लो अगर मैं 10 की पावर 6 लिखता हूँ, है ना, इनटू में, और ये अपना सिग्नल तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, तो आपका आंसर है 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आपका सिग्नल का जो डिफरेंस था वो 1 माइक्रोवोल्ट था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 वोल्ट सिग्नल आपको मिल गया उससे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीजें चलती रहती। लेकिन अगर मान लो आपका V डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, अब 1 वोल्ट का डिफरेंस तो आ ही जाता है, 1 वोल्ट डिफरेंस तो क्या दिक्कत है। अगर मैं 1 वोल्ट का डिफरेंस लेता हूँ, है ना, वोल्टेज डिफरेंस, तो आपका V आउटपुट कितना आ रहा है, 10 की पावर 6 इंटू 1 वोल्ट, 10 की पावर 6 वोल्ट। 10 की पावर 6 वोल्ट का मतलब कितना हो गया, 10 लाख वोल्ट हो गया। इसका मतलब मैंने 1 वोल्ट से कितना बना दिया, 10 लाख वोल्ट बना दिया। लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल हो सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल होता, है ना, तो बात ही कुछ और होती, है ना। अगर मान लो ऐसा हो सकता कि 1 वोल्ट से मैं 10 लाख वोल्ट या 1 लाख वोल्ट बना पा रहा हूँ, तो सारी चीजें जो भी चल रही है यहाँ पे जितनी समस्याएं सॉल्व हो जाती। हम क्या करते, छोटे छोटे सेल से भी क्या करते, बड़ी बड़ी चीजें मशीनें चला लेते हैं आराम से। कहाँ जरूरत पड़ती है अपन को इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की। सब अपनी जेब में क्या लेके घूमते, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेके घूमते कि भाई कितना वोल्ट चाहिए होता,
है ना, 1 वोल्ट दिया तो हमारे पास में 1 लाख आ गया, कि जिसको जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके दे देंगे आराम से। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब बात आती है कि ऐसा हो क्यों नहीं सकता। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, कि मान लो हम बोलते हैं कि जैसे मान लो ये चीज बताई जाती है कि हाँ ये ऐसी चीज है, इतना वोल्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका पीछे का रीजन जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 10⁻6 वोल्ट चला जाए। तो देखो हमको एक चीज समझनी है कि हमारे लिए एम्पलीफिकेशन का काम कर कौन रहा है ना। एम्पलीफिकेशन का काम जो करता है वो पावर सप्लाईज करती है, ये वीसीसी और ये माइनस वीसीसी। क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही थी, वो एनर्जी आ रही थी पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई वाली जो एनर्जी थी वो एम्पलीफिकेशन के काम आ रही थी। अब एक चीज सोचो कि आपकी पावर सप्लाई 15 वोल्ट की है ना, तो हाईएस्ट जो आप आउटपुट पा सकते हो ना, आपको जो आउटपुट मिलेगा हाईएस्ट वो कितना मिल सकता है, वो 15 वोल्ट से ऊपर नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वीसीसी प्लस माइनस वीसीसी हो सकता है ना। अब प्लस माइनस वीसीसी हो सकता है, ये क्यों हो सकता है वो हम समझ गए, क्योंकि एनर्जी देने वाला कौन है, वीसीसी है, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कितनी दे देगा, उसके बराबर एनर्जी दे देगा, पूरी खर्च करने के बाद में। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से एम्पलीफिकेशन होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में जैसे ही वो वैल्यू आपकी वीसीसी के बराबर हो गया आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, यानी +1 सेचुरेशन, तो इधर लिखूंगा तो माइनस सेचुरेशन। इसका मतलब इसके बाद में एम्पलीफिकेशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि हमने ये चीज भी समझ ली है ना, एनर्जी से समझ लिया, लेकिन इसमें एक समस्या है। दिक्कत ये है कि देखो अगर मेरे को ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफायर है तो हमको एम्पलीफायर को काम में लेने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये जो रीजन है इस रीजन में मुझे क्या करना है, काम करना है। लेकिन अगर मेरा गेन जो होगा ओपन लूप गेन वो 10⁻5 10⁻6 वोल्ट का होगा, तो एक चीज सोचो कि जैसे मैं कोई छोटा सा डिफरेंस भी देता हूँ तो वो तो यहीं जाके सेचुरेट हो जाएगा, ये यहीं सेचुरेशन हो जाएगा। तो अगर इतना आपके पास में गेन है तो सेचुरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि सेचुरेशन कितना होना है, वो मतलब आपका जो आउटपुट है वो कितने गुना हमको चाहिए, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक काम में लेते हैं, है ना। फीडबैक का मतलब आउटपुट से हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज है आउटपुट को हम इनपुट टर्मिनल से जोड़ते हैं, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो हम फीडबैक क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता चला कि ओपन लूप गेन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या इस गेन को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो फीडबैक द्वारा चेंज किया जा सकता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये होगी कि कितना मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो सिग्नल है उसको कितने गुना करना है, आपको कितना मल्टीप्लीकेशन चाहिए, वो भी अब हमारे हाथ में होगा। वो एक रजिस्टर वगैरह जिस हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बनाएंगे सिस्टम, उस हिसाब से आपके पास में गेन आ जाएगा, और गेन हमको निकालना है, ठीक है। तो क्लोज लूप के लिए, फीडबैक वाले के लिए गेन हम निकालेंगे, ठीक है, इन्वर्टिंग के लिए, नॉन इन्वर्टिंग के लिए, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम फीडबैक काम में क्यों ले रहे हैं। तो फीडबैक का लेने का 2 रीजन हो गए, एक तो देखो गेन बहुत ज्यादा है तो इस रीजन में हम काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये कि गेन हमारे हाथ में भी नहीं, कितना मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब फीडबैक सिस्टम काम में लेंगे। अब फीडबैक में भी 2 चीजें हो सकती है, क्या हो सकता है, देखो फीडबैक समझते हैं। फीडबैक वो होता है कि हम क्या करें, अगर आउटपुट से वापस हम क्या करते हैं, इनपुट के अंदर डालते हैं, तो आउटपुट से इनपुट में डालने के 2 तरीके हो गए। क्या हो सकता है, देखो अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो बी इनपुट ये मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये मान लो B2 है रेजिस्टेंस लगा है ना, ये अभी आउटपुट। अगर मैं आउटपुट से इस टर्मिनल को फीडबैक देता हूँ, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो मान लो ये आपका RF है, ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो देखो जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। तो ये पहला टाइप होगा आपका पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक वो होगा जहां पर आपका आउटपुट किससे जुड़ा होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव फीडबैक लिख सकते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक क्यों लेके आए वो भी हम समझ गए, और क्या होता है वो भी हम समझ गए। अब देखो ये किसकी तरह काम करेगा, इसको हम बोलते हैं सिमिट ट्रिगर, है ना। इस तरह की प्रोसेस जो होगी वो सिमिट ट्रिगर नाम की प्रोसेस होगी, वहां काम आएगा। और ये नेगेटिव फीडबैक तो आपको मैक्सिमम चांस में, यानी 90% चांस में आपको
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो हम अगला जो जो पढ़ेंगे उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे पहले, और ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हालांकि कम काम में लिया जाता है, तो सिमित ट्रिगर क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये हमको पढ़ना है, ठीक है, क्यों काम में ले रहे हैं वो भी समझ गए, इसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग वाले दोनों केस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारा जो है वो एक बेसिक बैकग्राउंड जो है वो तैयार हो गया, ये इंट्रोडक्शन के अंदर आ सकता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या होता है, किस तरह का इसका सर्किट होता है। अब सर्किट में भी एक देखो हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, अगर सर्किट को मैं ढंग से बनाऊं और इंटरनल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। हालांकि वो प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हमारे क्या आएगी अभी काम में आएगी, तो जितनी हमारे काम में आएगी उतनी मैं बताता हूँ, और उसके बाद में फिर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो सिंपल सी कहानी ये है कि प्रैक्टिकली कैसा दिखता है ओपन, तो ये आपका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, और ये आपका V1 मान लो, ये आपका V2 मान लो, ये आपका V आउटपुट है। तो ये जो V1 और V2 है ये भी आपस में क्या होते हैं इंटरनली, ये जो सर्किट है ये इस तरह से क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, यानी जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको अपन इनपुट इम्पीडेंस बोलेंगे। इसी तरह से आपका आउटपुट जो होता है वो भी एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ आता है, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आप लगा सकते हो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से। तो एक तो हो गया आपका इनपुट इम्पीडेंस, एक हो गया आपका आउटपुट इम्पीडेंस। तो प्रॉपर्टीज हमें कई बार पूछी जा सकती है कि सिंपल अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है इसका, तो प्रॉपर्टीज में बिल्कुल बेसिक डिस्कशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे गेन। गेन क्या होता है कि आपका आउटपुट सिग्नल इनपुट से कितना मल्टीप्लाई हो गया उसको अपन गेन बोलेंगे। आइडियल केस में अगर मैं लिखता हूँ तो आइडियल इस गेन का मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यानी अगर आप आइडियल ओपन लेके चल रहे हो तो गेन क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। अगर आप प्रैक्टिकल ओपन ले रहे हो तो प्रैक्टिकल के लिए कितना आएगा, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 के आसपास आपके पास में इस रेंज में आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है सेकंड इनपुट इम्पीडेंस, जिसको अपन आर आई लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इनपुट इम्पीडेंस। अब ये इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, देखो ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आइडियली हमने ये देखा है कि ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, और ये इनफाइनाइट अगर मैं लेता हूँ आइडियल तो हम इनफाइनाइट मानते हैं, और ये प्रैक्टिकल डायोड के लिए मेगा ओम्स में होती है। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ है कि इनपुट इम्पीडेंस से क्या मतलब है आपका, इनपुट इम्पीडेंस अगर हाई है और इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर यानी इंटीरियर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई भी सर्किट आता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह लगाओगे तो यहाँ वाला करंट जो होगा आई, वो हमेशा क्या मानोगे, जीरो मानोगे। तो इससे हमारी कैलकुलेशन जो होगी बहुत आसान हो जाएगी। केवीएल हमारे पास में केसीएल लगाना है, ठीक है, किरचॉफ करंट लो वो लगाओगे तो आपके पास में कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए जो बेसिक हमारे पास में इसी चीज से आ जाएगी। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि इनपुट इम्पीडेंस का मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें तो मेगा ओम्स के ऑर्डर का ये आएगा। ठीक है, तीसरी चीज जो होती है वो आपका होता है आउटपुट इम्पीडेंस आरओ। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितना होता है, ये जीरो होता है। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिकल लोगे तो कुछ एक ओम्स का आएगा, तो जिसको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टीज आती है वो है आपकी स्लू रेट। अब स्लू रेट क्या होती है, देखो सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि अगर मान लो मैंने इनपुट सिग्नल चेंज किया तो ये आपका डिवाइस ही कुछ टाइम लेता है आपका आउटपुट में बदलने के, जैसे इसका जो टाइम होता है। तो अगर आपका इनपुट चेंज करते ही कितनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स आता है आउटपुट में, यानी आउटपुट कितना जल्दी चेंज होता है इनपुट के करस्पॉन्डिंग, इनपुट चेंज करने पर आपका आउटपुट कितनी जल्दी चेंज होगा, वो हमको क्या देता है, स्लो रेट देता है, यानी उसकी रेट क्या होगी। तो अगर रेट अच्छी है, मतलब काफी अच्छी है, इसका मतलब ये कि आपका आउटपुट फटाफट आ रहा है। जैसे आपने इनपुट चेंज किया तो फटाफट आपके पास में क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो आइडियली ये देखा गया कि ये जो रेट होती है ये इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं प्रैक्टिकली, ये रेट क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, अब इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या, ये इसका डिस्कशन जो होगा वो डीप डिस्कशन करेंगे अपन
आगे वाले लेक्चर्स के अंदर कि स्लू रेट रियल में क्या होती है, किस फॉर्मूले से हमको इसको लिखना है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सारी चीजें हमको समझनी है। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में एक डेफिनेशन समझते हैं कि इनपुट चेंज करने पर आपका आउटपुट कितनी जल्दी चेंज होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, स्लू रेट कहलाएगा। उसके बाद में पांचवा आता है आपके पास में CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसको मैं लिख देता हूं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब देखो हमको ये पता चल रहा है कि है तो ये एक रेशियो, रिजेक्शन और कॉमन मोड क्या चीज है। देखो कि अगर आपका इनपुट है, इसमें कोई नॉइस आती है, नॉइस का मतलब कि अनवांटेड डिस्टरबेंस जो होते हैं वो आते हैं, तो आपका ओपेम्प उसको रिजेक्ट करने के लिए कितना एबल है, तो हम एक रेशियो फाइंड आउट करते हैं और वो रेशियो क्या कहलाता है, CMRR कहलाता है। ठीक है, तो कॉमन मोड हम के किस तरह से इसको काम में लेना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे। आइडियली कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा और ये काफी हाई होगा। छठे के अंदर लास्ट जो पॉइंट होगा उसका वो क्या है, बैंड विड्थ है। ठीक है, अब बैंड विड्थ क्या होती है कि जैसे मान लो हमने ओपेम्प बनाया, लेकिन ओपेम्प क्या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, या हर फ्रीक्वेंसी को, तो वो उसकी बैंड होगी, जिस बैंड मतलब जितनी रेंज को क्या कर पाएगा वो एम्पलीफाई कर पाएगा। तो अच्छा ओपेम्प कौन होगा, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो आइडियली जो ओपेम्प होता है उसकी रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, और ये भी क्या होती है, काफी हाई होती है। इसका मतलब ये है कि हर इनफाइनाइट जो आइडियल आपके पास में ओपेम्प है वो हर फ्रीक्वेंसी की वेव को, है ना, हर फ्रीक्वेंसी की वेव जो होगी उसको एम्पलीफाई करने के एबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ एक प्रॉपर्टीज है। कई बार सिंपली एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो ये इनफाइनाइट, आप उसे कितना याद रखो कि आउटपुट इम्पीडेंस जो होगा वो 0 आएगा, बाकी सारी आइडियली क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास में एक समरी, इंट्रोडक्शन है, और सिंपल प्रॉपर्टीज का भी क्या है कि एक इंट्रोडक्शन ही है कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस तरह का दिखता है, क्या होता है, क्या करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में, जैसे मान लो हम वर्चुअल काउंट कॉन्सेप्ट सीखे, तो वहां से हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि हम डिफरेंशिएटर कैसे बना सकते हैं, इंटीग्रेटर कैसे बना सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तब आउटपुट किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे खुद ब खुद क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी सीखने लायक सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था, मेरा ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो किसी का फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन बहुत इजी रखा गया है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कहाँ अप्लाई करना है वो सीखेंगे, तो सारी चीजें हमारे पास में क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो इसके अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी, जैसे मान लो इसके लिए जो बुक रेफर करनी है, एक और चीज बताता हूँ मैं, कि जो बुक रेफर करनी है, मान लो किसी को थियोरेटिकली पढ़ना है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर थियोरेटिकल किसी को पढ़ना है, तो वो कहाँ से होगा, तो एक बुक आती है आपके पास में गायकवाड़ की। ठीक है, और एक दो बुक और होगी जो मैं क्या कर दूंगा, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, है ना, वो सारे हमको वहीं मिलेंगे। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, ठीक है, उसको ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर साथ में स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।